सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने एक खास सेगमेंट जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें हम मंडे टू सैटरडे तक जो डेली करंट अफेयर्स के वीडियो आप तक पहुंचाते हैं उसमें कवर किए गए टॉपिक से कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने रखते हैं, जिनको सॉल्व करके आप यह चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है और साथ ही साथ उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है और स्ट्रेटेजी और ह्यूमन एरर पर कैसे काम किया जा सकता है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आज के साप्ताहिक एमसीक्यू में। कुछ प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर सामने रखूंगा। उम्मीद करूंगा जैसे ही मैं आंसर बताऊं उससे पहले सही आंसर आपके पास हो। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप कैलकुलेट करते चलिएगा कि कौन कौन से आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं और फिर यह भी सोचिएगा कि आखिर वो गलत क्यों हुए। क्या हम सही से आपको नहीं समझा पाए या फिर आपने थोड़ा उसको समझने में कम ध्यान दिया या फिर आपको पीडीएफ में चीजें समझ में नहीं है। जो कुछ भी होगा आप हमें सूचित कीजिएगा। आइए हम बात करते हैं साप्ताहिक एमसीक्यू में। कुछ प्रश्न आपके स्क्रीन पर मैं सामने रख रहा हूं। पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है यूएसए चीन के बीच पैसेंजर फ्लाइट संबंधी विवाद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कथनों पर विचार। प्रश्न थोड़े से आज जो है कि टफ हमने रखे हैं और इसका उद्देश्य ये है कि हम आपको उस लेवल तक पहुंचा दें कि अगर आप टफ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वह आपके इसी के लेवल के होंगे, तो आप उसकी तैयारी के लिए अभी से परफेक्ट हो जाएं। कथन पहला है, इस विवाद की उत्पत्ति, अर्थात कौन सा विवाद, जो प्रश्न है यूएसए चीन के बीच पैसेंजर फ्लाइट संबंधी विवाद। इस विवाद की उत्पत्ति यूएसए चीन के बीच हस्ताक्षरित एक एग्रीमेंट के पालन न करने से उपजा है। कथन दो, दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ था कि समान फ्लाइट को अनुमति दोनों देशों द्वारा प्रदान की जाएगी। कथन तीन, चीन लंबे समय से यूएसए के सभी प्रकार के फ्लाइट की चीन में प्रवेश पर रोक लगा रखा है। कथन चार, यूनाइटेड और डेल्टा दो ही यूएसए की एविएशन कंपनियां हैं जिन्हें चीन में पैसेंजर फ्लाइट की अनुमति है, जिसे यूएसए द्वारा सभी कंपनियों को दी जाने की मांग की जा रही है। उपरोक्त कथनों में से असत्य कथन के कूट का चयन करना है। तो फिर से पहले एक बार कथनों को, आप सभी चारों कथनों को एक बार देख लीजिए। ये देखिए मैं आपकी स्क्रीन पर अब ऐसे इसको रख रहा हूं। आई होप आपको चारों कथन थोड़े से दिख जाएंगे। अब एक एक करके इन कथनों का पर अगर हम विचार करें तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था कि यूएसए चीन के बीच जो विवाद है, विमान को लेकर विवाद है, उसमें विवाद ये है कि यूएसए और चीन ने एक ट्रेड एग्रीमेंट के तहत एक समझौता कर रखा था। इस समझौते में लिखा था कि यदि चीन की 10 जो है कि एयरलाइंस यूएसए में आती हैं तो यूएसए की 10 एयरलाइंस की अनुमति चीन भी प्रदान कर देगा। अर्थात जो देश, दूसरा देश जितने विमानों की अनुमति प्रदान करता है, दूसरा सामने वाला देश भी उतनी ही विमानों की अनुमति प्रदान कर दे। इसका उद्देश्य था कि अधिक से अधिक विमान परिचालन दोनों देशों में बढ़ाया जाए और दोनों देश इस दिशा में आगे बढ़ें। तो उस हिसाब से देखिए, जो कथन पहला है कि इस विवाद की उत्पत्ति यूएस चीन के बीच हस्ताक्षरित एक एग्रीमेंट के पालन ना करने से उपजा है, बिल्कुल ये सही है। दूसरा, दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ था कि समान फ्लाइट को अनुमति दी जाएगी, बिल्कुल ये भी सही है। कथन तीन जो है ये गलत है। चीन लंबे समय से यूएसए के सभी प्रकार की फ्लाइट पर चीन में प्रवेश रोक नहीं लगा रखा है। जो कार्गो फ्लाइट्स होती हैं, जो सामान ले जाने लाने के लिए यूज होती हैं, तो वह यूएसए की फ्लाइट चीन के कई शहरों में जा रही हैं। लेकिन जो पैसेंजर फ्लाइट्स है, जो डेली रूटीन के पैसेंजर फ्लाइट है, सिर्फ उन पर चीन द्वारा रोक लगाई गई है और उसका उद्देश्य यह है कि चीन यह चाह रहा है कि अमेरिका से कोरोना वायरस किसी भी व्यक्ति के माध्यम से अब चीन में दोबारा ना आ जाए। तो यहाँ पे एक जो कथन लिख दिया गया है कि सभी प्रकार के जो है कि फ्लाइट्स की अनुमति पर प्रवेश रोक लगा रखा है, ये गलत है। सिर्फ ये पैसेंजर फ्लाइट्स के संदर्भ में हुआ है, तो कथन ये क्या हो गया, गलत हो गया। चौथा जो है कि यूनाइटेड और डेल्टा दो ही
यूएसए की एविएशन कंपनियां हैं जिन्हें चीन में पैसेंजर फ्लाइट की अनुमति, ऐसा नहीं है, कई कंपनियां हैं। हाँ, ये जरूर है कि यूनाइटेड और डेल्टा यह तो कंपनियां हैं जो अभी मांग कर रही थी कि हमें क्या करिए, आप अनुमति दीजिए। इसके अलावा और भी कंपनियां, छोटी कंपनियां मांग कर रही थी, तो इसमें यूएस जो आपका यूनाइटेड और डेल्टा का प्रमुख नाम आया है, क्योंकि इनका जो परिचालन होता है वो ज़्यादा होता है। अदरवाइज और भी कंपनियां। तो चौथा कथन भी क्या है, गलत है। तो हमें चुनना था सत्य कथन। तो तीसरा और जो चौथा कथन है वह क्या है हमारा, गलत है। असत्य कथन का कूट कौन सा हो जाएगा, सी, 3 और 4। आई होप आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हस्ताक्षरित एग्रीमेंट के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट नाम दिया गया है। कथन 2, इसमें 7 एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ है। कथन 3, इसके तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के सभी मिलिट्री बेस का प्रयोग कर सकेंगे। चौथा, यूएसए और जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ यह भारत का तीसरा एग्रीमेंट है। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन के कूट का चयन करना है। आप सत्य कथन के कूट का आप चयन कीजिए। एक एक करके कथनों को विचार कर लेते हैं। जो पहला कथन है वह बिल्कुल सही है कि अभी जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यह हस्ताक्षर हुआ है, इसका नाम है म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, बिल्कुल सही है। दूसरा जो कथन है, इसके तहत 7 एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ, ये भी सही है। कथन तीसरा जो है, इसके तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के सभी मिलिट्री बेस का प्रयोग करेंगे, गलत है। इसमें अभी आगे चलकर डिसाइड किया जाएगा कि हमारे अंडमान निकोबार वाला या जो दक्षिण भारत का कोई मिलिट्री बेस जो है कि ऑस्ट्रेलिया यूज करेगा, और हम ऑस्ट्रेलिया का जो प्रशांत क्षेत्र में कोई मिलिट्री बेस है उसको यूज करेंगे। सभी मिलिट्री बेस अर्थात हम ऑस्ट्रेलिया के सभी मिलिट्री बेस यूज कर सकें और ऑस्ट्रेलिया भारत के सभी मिलिट्री बेस यूज कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कथन 3 क्या हो गया, गलत हो गया। और ऐसा लिखा है कि यूएसए और जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ यह भारत तीसरा एग्रीमेंट है, यह भी गलत है। इस तरह का एग्रीमेंट हमने अभी भारत और यूएसए जापान के बाद तीसरा ऐसा करने का कुछ भी ऐसा नहीं है। तो हमारा जो तीसरा कथन और चौथा कथन जो है गलत है। हमें चुनना है यहाँ पे सत्य कथन के कूट का चयन करना है। तो पहला और दूसरा हमारा कथन सही है, आंसर होगा हमारा ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, हाल के समय में अमेरिका जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद व्यापक स्तर पर पूरे अमेरिका में विरोध प्रदर्शन हुए। इस संदर्भ में आपको असत्य कथन का चयन करना है। चलिए असत्य कथन चारों में आपकी स्क्रीन पर रख दे रहा हूं। पहला है कि 1968 में मार्टिन लूथर किंग की मौत के बाद यह सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन था। आपको डिसाइड करना है। कथन 2 है, अमेरिका में अश्वेत आबादी का प्रतिशत 13 है, लेकिन पुलिस द्वारा गोली लगने से होने वाली मौत श्वेतों से अर्थात जो व्हाइट कलर के लोग हैं उनसे 2.5 गुना ज्यादा है अश्वेतों में। खैर, अगला कथन, ये आई कांट ब्रीथ मूवमेंट का यह हिस्सा था जो अभी आंदोलन हो रहा था। चौथा, यह विरोध प्रदर्शन न्यूयॉर्क से प्रारंभ होकर पूरे विश्व में फैला है। अब आपको जो है कि क्या करना है, इसमें से असत्य कथन का चयन करना है। एक एक करके कथनों का परीक्षण करें तो बात सही है। मार्टिन लूथर किंग की जब मौत हुई थी उसके बाद जो है कि काफी बड़े स्तर पर जो है कि श्वेत और अश्वेत को लेकर एक बहुत बड़ा कम्युनल कम्युनल ना कह के एक जो है कि नस्लीय एक जो है कि आंदोलन उभरा था। और उसके बाद काफी बड़े पैमाने पे पूरे जो है कि यूएसए में विरोध प्रदर्शन हुए थे। उसके बाद यह जो जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हुई है, इसमें भी अभी हमने देखा लगभग 150 शहरों में यह आंदोलन हुए। कई जगह कर्फ्यू लगाना पड़े, कई राज्यों में तो मिलिट्री उतारने तक की बात आ गई। तो यह बहुत बड़ा प्रदर्शन था जो 1968 में हुआ था। उसके बाद दूसरा जो है कि इसमें जो कहा गया है कि 13% अश्वेत है, बिल्कुल सही है। और यह भी सही है कि अश्वेतों को गोली लगने से जो मौत होती है पुलिस की गोली द्वारा वो ज़्यादा होती है। इसीलिए जो यहाँ पे अश्वेत समुदाय के लोग हैं वह कहते हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तीसरा जो है ये आई कांट ब्रीथ मूवमेंट का हिस्सा था, बिल्कुल सही था। 2014 में जब यहाँ पर एक मौत हुई थी उसके बाद जो है कि आई कांट ब्रीथ मूवमेंट हिस्सा बना था। उस समय भी क्या हुआ था और इस समय भी क्या हुआ था कि पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को जो है कि गला दबाया गया, एक बार हाथ से, और इस बार देखा आपने एक पुलिस वाले ने जो है कि जॉर्ज फ्लॉयड के जो गर्दन पर जो है कि पैर रख रखा था और वो कह रहे थे बार बार आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ। और यही से पूरा जो 2014 का मूवमेंट है फिर से यही स्टार्ट हो गया। और यह जो चौथा स्टेटमेंट है यह क्या है, यह विरोध प्रदर्शन न्यूयॉर्क से प्रारंभ होकर पूरे विश्व में
नहीं पहला है, यह मिनेसोटा राज्य के मिनेपोलिस शहर से प्रारंभ हुआ था। तो जो चौथा कथन है ये क्या है आपका गलत है। इस तरह से हमें असत्य कथन का चयन करना था, तो जो सबसे लास्ट विकल्प था वह क्या था, असत्य था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एंटीफा के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। फिर से करते हैं, यह एंटी फासिस्ट विचारधारा को मानने वाले लोगों का समूह है। कथन 2, इसका प्रारंभ 1920 और 30 के डिकेड में यूरोप में हुआ था, लेकिन अब इसका प्रसार ग्लोबल हो चुका है। कथन तीसरा, यूएसए में ट्रंप के सत्ता में आने के बाद इनकी गतिविधि तेज हो गई। चौथा, ट्रंप ने इसे आतंकी संगठन घोषित करने का ऐलान किया। असत्य कथन के कूट का चयन करना है कि कौन से कथन इसमें जो है कि असत्य हैं। एक एक करके कथनों पर विचार कर लेते हैं। चारों कथन आपकी स्क्रीन पर हैं। ये एंटी, देखिए इसका जो एंटीफा है इसका फुल फॉर्म ये एंटी फासिस्ट विचारधारा है, अर्थात ये ऐसे लोग समूह है जो किसी रूढ़िवादी या जो है कि जो एक प्रकार की संस्कृति, धर्म, विचार को बढ़ावा देते हैं, उनके खिलाफ काम करने वाले लोगों का समूह है। बिल्कुल पहला सही है। इसका प्रारंभ 1920 और 30 के डिकेड में यूरोप में जब राष्ट्रवाद बढ़ रहा था और निर्जातीय एक समुदाय के लोग, एक वर्ग के लोग जब अपने आप को श्रेष्ठ कह रहे थे, तो उसी के प्रत्युत्तर में यूरोप में हुआ था। और वर्तमान समय में इसका प्रसार ग्लोबल हो चुका है, अर्थात यूरोप से बाहर यह कई जो है कि अमेरिका, लैटिन अमेरिका वाले देशों में फैल चुका है। बिल्कुल सही है। यूएसए में ट्रंप के सत्ता में आने के बाद, बिल्कुल सही है, जब डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता का अपना जो है कि शपथ ले रहे थे, उसी समय इनकी गतिविधियों में तेज आ गई, क्योंकि यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप की जो छवि है वह यह है कि वह किसी खास विचारधारा और साथ ही साथ किसी खास वर्ग के लोगों को प्रमोट करते हैं और श्वेतों को वह नज़रअंदाज करते हैं, ऐसा मान्यता है। इसकी वजह से ऐसा हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसे आतंकी संगठन घोषित करने का ऐलान किया, बिल्कुल सही। हमें चुनना है असत्य कथन, कोई असत्य कथन नहीं है, तो हमारा डी आंसर क्या होगा, डी, कोई भी असत्य कथन हमें नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। B2 के संदर्भ में असत्य कथन का हमको चयन करना है। अब आपको पता होगा ये क्या है, यह यूएसए का स्टेल्थ तकनीकी से विकसित बम वर्षक विमान है। दूसरा, यह लगातार 90 घंटे तक उड़ान भर सकता है। तीसरा, हवा में ही ईंधन भर देने से यह 29,000 किलोमीटर की दूरी लगातार तय कर सकता है। पाक-दा की विशेषताएं B2 की तरह ही बनाने की सूचना है। आपको चुनना है असत्य कथन। आई होप आपने चुन लिया होगा। इन चारों में से ही कोई एक कथन क्या है, असत्य है, आप चुन लीजिए। एक एक करके अगर हम बात करें तो यूएसए का स्टेल्थ तकनीकी से विकसित बम वर्षक विमान है, बिल्कुल सही है। यह लगातार 30 घंटे तक उड़ान भर सकता है, यह भी सही है। लेकिन ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ना कि हवा में ही ईंधन भर देने से यह जो है कि 29,000 किलोमीटर नहीं 19,000 किलोमीटर की दूरी लगातार तय कर सकता है, क्योंकि एक बार में ही 11,000 किलोमीटर की दूरी तो कवर करता है। लेकिन जब यह कवर कर रहा है, उसी बीच अगर इसका ईंधन खत्म होने वाला है, आप भर दीजिए, तो यह जो कि 19,000 किलोमीटर दूरी कवर करेगा, ना कि पूरा। अर्थात यह एक बार में 11,000 किलोमीटर और दोबारा फ्यूल भर देने पर 19,000 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा, ना कि 29,000 किलोमीटर की। तो यह जो है कि स्टेटमेंट गलत हो गया, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें चुनना था असत्य कथन। अब यह जो पाकदा है, यह आपको पता है कि रूस के द्वारा बनाया जा रहा है, तो यह पाकदा B2 की तरह बनाने का प्रयास है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से यह आपका जो तीसरा जो स्टेटमेंट है वह क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1975 में G7 की स्थापना की गई। इसमें IMF के अनुसार एडवांस इकोनॉमी वाले देश शामिल थे। अब इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा इसके सदस्य देश हैं। कथन 2, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा G7 में भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। कथन 3, अमेरिका रूस को शामिल कर चीन से दूर करना, अर्थात अमेरिका यह चाहता है कि रूस को अपने हिस्से में शामिल करके रूस को चीन से थोड़ा सा दूर कर दे। साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने सहयोगी भारत और रूस को चीन को नियंत्रित करने के एक उपकरण के रूप में उन्हें उनकी जिम्मेदारी बढ़ाना चाहता है। ये कथन तीसरा है। चौथा है, 1998 में रूस को G7 का सदस्य बनाया गया था, 2014 में से G7 से बाहर कर दिया गया। अब आपको चुनना है सत्य कथन। तो एक एक करके हम कथनों पर अगर विचार करें तो एक एक करके हम कथनों को विचार कर लेते हैं कि देखिए सबसे पहले कि इसका जो स्थापना 1975 में हुई, बिल्कुल सही है। एडवांस इकोनॉमी के देश शामिल थे, बिल्कुल सही है। सदस्य देशों का जो नाम लिखा है ये भी बिल्कुल सही है। और G7 में हाल ही में भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को शामिल करने का विचार डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा रखा गया है, ये भी सही है। उद्देश्य ये है कि चीन के काउंटर में सभी देशों का साथ लेना, इसलिए आपका स्टेटमेंट तीसरा भी सही है। और 1998
1998 में इसको शामिल किया गया था। 2014 में क्रीमिया जो विवाद था, क्रीमिया द्वीप पर अधिकार कर लिया था रूस ने बलपूर्वक, उसके बाद इसको हटा दिया गया था। बिल्कुल सही है। तो आपको चुनना है, सत्य कथनों का चयन करना है। आपका आंसर होगा डी 1 2 3 4, अर्थात सभी कथन क्या है, सही हैं। आगे बढ़ते हैं और वह स्क्रीन पर आपके जो प्रश्न है वह है, लाख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेजिन का उत्सर्जन मादक केरिया लेक्का नामक कीट के द्वारा किया जाता है। रेजिन आपको पता होगा, यह प्रमुख रूप से पलाश, कुसुम और खेर, बबूल, बेर आदि के पेड़ों की मुलायम टहनियों पर बैठते हैं और अपना पोषण प्राप्त कर रेजिन का स्राव करते हैं। किसके विषय में बात की जा रही है? मादक केरिया लेक्का के विषय में। भारत में लाख का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। अन्य उत्पादक जो राज्य हैं वह है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्य शामिल हैं। चौथा है, लाख का प्रयोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ज्वेलरी, लकड़ी, पॉलिश, पेंट, वार्निंग्स, छपाई में चमड़ा, वस्त्र उद्योग, मोम आदि कार्यों में किया जाता है। उपरोक्त में से आपको चुनना है असत्य कथन। तो असत्य कथन हो कौन सा होगा, इसको आप चुन लीजिए। एक एक करके हम जो है कि इनका जो है कि विचार करते हैं। तो अगर हम इनको जो है कि इनका विचार करें तो एक एक करके देखिए कि रेजिन का उत्सर्जन मादक केरिया लेक्का नामक कीट के द्वारा होता है, ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो है कि यह प्रमुख रूप से पलाश, कुसुम, बेर और जो है खैर, बबूल इन पेड़ों की टहनियों बैठते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, रेजिन का स्राव करते हैं, ये भी सही है। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, भारत में लाख का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वह इसमें लिखा हुआ है कि झारखंड में होता है। और अन्य जो उत्पादक राज्य हैं उसमें एक नाम जो आया है वह है कि उत्पादक बिहार का। बिहार में इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो इस तरह से यह जो आपको चुनना है असत्य कथन। तो जो तीसरा जो है वह क्या है, असत्य कथन। केवल 3 है, बाकी जो है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन सब सही है। क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि यह जो लिखा है राज्यों का जो क्रम लिखा है, तो इसमें फिर पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उसके बाद बिहार को डाल दिया गया, ऐसा नहीं है। इसमें जो है कि अन्य जो राज्य हैं उनका हिस्सेदारी ज़्यादा है। तो तीसरा कथन आपका असत्य कथन होगा। आगे बढ़ते हैं, मालाबार नौसैनिक अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये आपके लिए प्रश्न बहुत शानदार हो सकता है। इसलिए शानदार हो सकता है क्योंकि ये आपका रुचिकर टॉपिक है। जहां भी युद्ध की बात होती है तो आपको इंटरेस्ट आता है। खैर, पहला कथन है, भारत, अमेरिका, जापान के बीच एक वार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास है। 1992 में भारत और अमेरिका द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था और वर्ष 2016 में जापान भी इसमें शामिल हो गया। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास करते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास करते हैं, ये कथन है। चौथा है, ऑस्ट्रेलिया के इस भाग में इस अभ्यास में शामिल होने पर क्वेड के सभी सदस्य देश इस अभ्यास में शामिल हो जाएंगे। उपरोक्त में से आपको चुनना है गलत कथन। तो गलत जो कथन है वह है आपका दूसरा। हुआ क्या था कि 1992 में अमेरिका और भारत के द्वारा इसको जरूर प्रारंभ किया गया था, लेकिन इसमें है कि जो लिख दिया गया है 2016, तो 2016 नहीं, ये 2015 में जापान शामिल हुआ था। 2016 से ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि हमको इसमें शामिल करो, लेकिन चूंकि ऑस्ट्रेलिया जैसे इसमें शामिल होगा तो चीन को यह लग सकता है कि यह जो अमेरिका है, जो है कि जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे खिलाफ सैन्य गठजोड़ बना रहे हैं, इसलिए उसको शामिल नहीं किया जा रहा था। क्योंकि हम पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास जो है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहे थे और साथ ही साथ नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है ऑसीडेक्स, अर्थात ऑस्ट्रेलिया इंडिया जो है कि एक्सरसाइज, उसको हम कर रहे थे तो चल रहा था। तो इस तरह से अगर हमारा जो असत्य कथन चुनना है वह होगा हमारा केवल 2। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, कुवैत देश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पश्चिम एशिया में गल्फ ऑफ पर्सिया के तट पर स्थित है, जिसकी सीमा सऊदी अरब, इराक और जो है कि ईरान से लगती है। दूसरा, तेल भंडार में विश्व में 5वां, प्रति व्यक्ति आय में यह 11वां स्थान रखता है। तीसरा है, इसके निर्यात का 90% और राजस्व का 80% तेल से प्राप्त होता है। कुल जनसंख्या 48 लाख में से 70% जनसंख्या भारत, पाकिस्तान,
पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र आदि जैसे देशों के प्रवासियों की है, जिसे 70% से घटाकर 30% तक सीमित करने की घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यह आपको बताना है। चलिए एक एक बार कथनों को थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं तो आप समझ पाएंगे। पहला कि पश्चिम एशिया में गल्फ ऑफ पर्सिया के तट पर स्थित, ये बिल्कुल सही है। इसकी सीमाएं सऊदी अरब और इराक से तो लगती हैं, लेकिन जो है कि यह ईरान से नहीं लगती, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, तेल भंडार में विश्व में 5वां प्रति व्यक्ति आय में जो है कि यह 11वां स्थान रखता है, बिल्कुल सही है। तीसरा जो स्टेटमेंट है, इसके निर्यात का 90% और राजस्व का 80% तेल से प्राप्त होता है, ये थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पर क्या हुआ है, 90 की जगह अगर 95 रहता तो ये सही होता है, अर्थात इसके निर्यात का 95% जो किससे प्राप्त होता है, वह तेल से प्राप्त होता है, राजस्व का 80% तेल से ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 5% कब लिखा है, इसलिए गलत हो गया। ये देखिए, इस प्रकार के प्रश्न इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो स्टेटमेंट है कि वह जो चौथा, वो बिल्कुल सही है। तो आपको चुनना है कौन से कथन असत्य हैं। तो 1 और 3 जो कथन है वह असत्य हैं, आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और वह है कि जो है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें लिखा नहीं, लेकिन उसका मतलब यही है। कथन एक है, कथन लाख की खेती को बंजर भूमि और कम उत्पादकता वाले मृदा में किया जा सकता है, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने लाख को कृषि का दर्जा दिया है। कारण इसका बताया जा रहा कथन का कि इसमें मृदा की उर्वरकता और किसानों की आय में वृद्धि होगी। इससे जो है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, कारण है इससे, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा किया है, इससे कहा जा रहा है इससे मृदा की उर्वरकता और किसानों की आय में वृद्धि होगी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य प्राप्त करने में भी सहायता हो। उपरोक्त में से सत्य विकल्प का चयन करिए। अब है, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। इस प्रकार के प्रश्न जो है कि काफ़ी पूछे जाते हैं, टफ होते हैं। तो एक बार कथन और कारण थोड़ा सा आप वीडियो को रोककर एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि आपको चुनना यह है कि कथन और कारण दोनों सही हैं या गलत हैं, और व्याख्या कारण जो है कि कथन की करता है या नहीं करता है। आई होप आप इतने देर में कथन और कारण पढ़ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तीसरा है, कथन सही है और कारण क्या है, गलत है। चौथा है, कारण सही है लेकिन कथन गलत है। आंसर आपका डी है, अर्थात जो है कि कारण सही है लेकिन गलत, कथन क्या है, गलत है। देखिए कथन क्या है, लाख की खेती को बंजर भूमि और कम उत्पादकता वाले मृदा में किया जा सकता है, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने लाख को कृषि का दर्जा दिया। ये गलत है। यह सही है कि बंजर भूमि और कम उत्पादकता वाले मृदा में भी किया जा सकता है, लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सा ट्राइबल और सीमांत लोग इस पर निर्भर हैं, उनकी आजीविका का स्रोत है, और उसके लिए वह उस चीज की कृषि करना चाहते थे, और कृषि जब करना चाहते हैं उनको कई प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत होती है जो अब तक नहीं मिल पा रही थी। तो सरकार ने कहा कि इन जो ये काम कर रहे हैं उसको और बढ़ावा देने के लिए हम ऐसा करते हैं, अर्थात लाख को कृषि का दर्जा देते, इस वजह से किया गया है, न कि सिर्फ इसलिए चूंकि बंजर भूमि और कम उत्पादकता वाले मृदा में इसका उत्पादन किया जा सकता है। तो इस तरह से कथन गलत है, कारण सही है, इसलिए आंसर होगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेल्थ तकनीकी की उपयोग से विमानों, जहाजों, पनडुब्बियों और प्रक्षेपास्त्रों को रडार, इंफ्रारेड और सोनार उपकरणों से पकड़ने से बचा सकते हैं। दूसरा कथन है, स्टेल्थ तकनीकी को लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तीसरा, आधुनिक स्टेल्थ तकनीकी का विकास जो है कि अमेरिका द्वारा 1958 में किया गया था, वर्तमान में यह तकनीकी रूस और चीन के पास भी है। चौथा, स्टेल्थ तकनीकी में जो है कि वस्तु के आकार, कोटिंग, मटेरियल, साउंड सिस्टम और जो है कि आदि में परिवर्तन किए जाते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें से थोड़ा सा
एक एक करके देखिए कि कौन से कथन सही हैं और कौन से कथन सही नहीं हैं। आप एक एक करके देखते हैं इसका। तकनीकी स्टेल तकनीकी के उपयोग से विमानों, जहाज़ों और जो है कि रडारों, पनडुब्बियों, प्रक्षेपास्त्रों को कई तरीके से बचाया जा सकता है जिससे वह पकड़ में ना आए, बिल्कुल सही है। इसको जो है कि लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है। 1958 में इसका जो है कि विकास हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। और इसके वजह से हम किसी वस्तु को रडार से बचाने के लिए उसका शेप जो है कि पतला कर देते हैं, उस पर किसी मटेरियल की कोटिंग कर देते हैं जिससे रडार से निकलने वाले जो वेव्स होते हैं उनसे टकरा कर वह रिफ्लेक्ट हो जाए, रडार के पकड़ में ना आए। मटेरियल, साउंड सिस्टम आदि में परिवर्तन करते हैं। तो सभी विकल्प सही हैं, इसलिए आंसर होगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कथन और जो है कि कारण वाला ये फिर से प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में अधिक चक्रवात आते हैं। दूसरा कारण बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में गर्म सागरीय जल, वायु की दिशा और प्रशांत क्षेत्र में चक्रवातों का प्रवेश आदि इस क्षेत्र में अधिक चक्रवात आने के कारण है। अब उपरोक्त में से आपको क्या करना है, सही विकल्प का चयन करना। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। दूसरा है कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। यही आपका क्या है, आंसर है। बात सही है कि दोनों एक ही अक्षांश पे स्थित हैं, बावजूद बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में अधिक चक्रवात आते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसके पीछे कारण यह है कि चूंकि बंगाल की खाड़ी में गर्म सागरीय जल, वायु की दशा और प्रशांत क्षेत्र, चूंकि यहाँ पे व्यापारिक पवनों की पेटी है, व्यापारिक पवनों की पेटी में जो स्थान पूरब की ओर स्थित होते हैं वहाँ पर ट्रेड विंड जो चलती हैं, वो चूंकि वह पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं तो उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। थोड़ा सा अगर आपने हवाओं की दिशा को लेकर समझा होगा तो आप समझ पा रहे हो। तो कुल मिलाकर इसका क्या है, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मूडीज के संदर्भ में है, देखिए आपका मूड कैसे काम करता है। मूडीज भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को Baa2 जो 2017 में बढ़ाई गई थी को घटाकर Baa3 कर दिया गया है, जो यह बताता है कि निवेश के लिए भारत गंतव्य ठीक गंतव्य नहीं है। अगला, मूडीज के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के जीडीपी में 4% भारतीय जीडीपी में 4% गिरावट आ सकती है। तो वहीं चालू वित्तीय वर्ष में सरकार के ऊपर कर्ज जीडीपी का लगभग 74, कर्ज जीडीपी का जो अनुपात है लगभग 74% से बढ़कर 84% हो जाएगा। कथन दूसरा सुनिए ध्यान से। मूडीज के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय जीडीपी में 4% की गिरावट आ सकती है। तो वहीं चालू वित्तीय वर्ष में सरकार के ऊपर जो कर्ज का अनुपात होता है जीडीपी के रेशियो में वह 74% से बढ़कर 84% हो जाएगा। अगला, यह अमेरिका की एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी है जिसकी स्थापना जॉन मूडीज ने 1909 में की थी, जो वर्तमान में 130 देशों की रेटिंग जारी करता है। अगला जो है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा 3.8 से बढ़कर 4.6% हो गया है। अब आपको क्या करना है कि इसमें से आपको कौन कौन सा विकल्प सही है यह चुनना है। तो एक एक करके कथनों पर विचार करते हैं कि बिल्कुल सही है, Baa2 से हमारा जो है कि Baa3 कर दिया गया है, जो ये बताता है कि रेटिंग में कमी होने का मतलब है कि निवेश के लिए गंतव्य ठीक नहीं है, बिल्कुल सही है। दूसरा जो कथन है इसमें कहा यह जा रहा है कि मूडीज के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021 में कहा गया है कि 4% की गिरावट आ सकती है। साथ ही साथ जो जीडीपी रेशियो में होता है 74% से बढ़कर 84% हो जाएगा, बिल्कुल सही है। कथन जो तीसरा है यह थोड़ा सा गलत है। इसमें कहा गया है कि 130 देशों की रेटिंग यह जारी करता है, जबकि ऐसा नहीं है। यह 135 देशों की रेटिंग जारी करता है और बाकी जो चौथा स्टेटमेंट है वो भी सही है। तो आपका जो सही स्टेटमेंट है, क्योंकि तीसरा जो कथन है गलत हो गया, तो बचा 1, 2, 4, आंसर होगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। वायु की गति के आधार पर चक्रवातों को
विभाजित किया है। अब उपरोक्त में से आपको ये बताना है कौन से सुमेलित नहीं है। बहुत ही टफ प्रश्न है। अगर आप देखें तो आपने डिसाइड कर लिया होगा। देखिए औदाब लिखा है, चक्रवाती तूफान, गंभीर चक्रवाती तूफान, सुपर साइक्लोन, सबके सामने कुछ स्पीड लिखी है। आपको ये देखना है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो अगर आपने देख लिया होगा तो आंसर होगा कोई नहीं, अर्थात सभी मैच कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो सुमेलित नहीं है। तो इसलिए सभी क्या है, सही सुमेलित हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, अर्थात सही से एक दूसरे के सामने नहीं लिखा गया। तो सही सभी सामने लिखे गए हैं, तो आंसर क्या होगा, कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और वह है तियानमेन स्क्वायर की घटना के संदर्भ में आपको असत्य कथन का चयन करना है। चलिए एक एक करके कथनों। देन जियाओपिंग के समय भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भाई भतीजावाद, मुद्रास्फीति शिखर पर पहुंचे, जिससे युवाओं में आक्रोश बढ़ा। दूसरा, युवाओं और बौद्धिक वर्ग का समर्थन किया, युवाओं और बौद्धिक वर्ग का समर्थन किया। उसमें पहला जो नाम था वह एस्ट्रोफिजिक्स प्रोफेसर फैंग लीजी था। बाद में हु याओबांग जो सीसीपी अर्थात चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, उनका भी समर्थन मिला। हु याओबांग की मृत्यु का शोक मनाने के लिए हजारों लोग तियानअनमेन चौक पर इकट्ठा होने लगे और यह शोक सरकार विरोधी प्रदर्शन में तब्दील हो गया। डी है, सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव की चीन की राजकीय यात्रा के समय विरोध प्रदर्शन के कारण देन जियाओपिंग ने मार्शल लॉ लागू कर दिया था। अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें से असत्य कथन का चयन करना था। असत्य कथन है आपका, बाकी जो ऊपर के सभी कथन हैं वह सही है। डी जो कथन है वह असत्य कथन है, क्योंकि जो मिखाइल गोर्बाचेव आए थे उनके आने के बाद जब वह चले गए, तो जब वह चले गए उसके बाद जो है कि मार्शल लॉ लागू किया गया और आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया। जब वह आए थे उस समय मार्शल लॉ लागू नहीं किया गया था। वह इससे यह होता कि जो गोर्बाचेव थे उनको लग सकता था कि चीन क्या कर रहा है, अपने लोगों का दमन करना चाहता है, तो इसलिए उस समय तो लागू नहीं किया था, लेकिन बाद में उन्होंने लागू किया। तो असत्य कथन होगा डी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार कीजिए। रूस 3 स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर का निर्माण कर रहा है और 3 प्रोटोटाइप अप्रैल 2023 तक बनकर तैयार होंगे और फरवरी 2026 में इनका परीक्षण वह करेगा। दूसरा, बॉम्बर एक प्रकार का कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो स्थल तथा जल में स्थित लक्ष्यों पर बम गिराता है। यह सिर्फ अमेरिका और रूस के पास में है। पाकदा का निर्माण विश्व की सबसे पुरानी एविएशन कंपनियों में से एक तुपोलेव द्वारा किया जा रहा है, जो यूएसए के B-2 की तरह होगा। चौथा, पाकदा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर 30 टन पेलोड्स और जो है कि परंपरागत और आधुनिक हथियारों के साथ सबसोनिक गति से 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अब आपको क्या करना है, असत्य कथन का चयन करना है। अब देखिए आपके पास ऑप्शन ये है, लेकिन पहले विकल्पों पर विचार कर लेते हैं। इसमें पहला जो विकल्प है कि बिल्कुल सही है। दूसरा जो यहाँ पे प्रश्न जो स्टेटमेंट है कि बॉम्बर एक प्रकार का कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो स्थल तथा जल में स्थित लक्ष्यों पर बम गिराता है, यह बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें यह भी लिखा है कि यह सिर्फ अमेरिका और रूस के पास है, नहीं, यह चीन के पास भी है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बाकी जितने भी स्टेटमेंट हैं सब सही हैं और यह इसके वजह से सत्य कथन के कूट का चयन करना है। तो आपको क्या है, आपको पता चल गया कि दूसरा कथन आपका क्या है, गलत है। तो आंसर हो जाएगा आपका जो है कि वह सी अर्थात 134 जो है कि क्या होगा, आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है तियानअनमेन चौक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माओ से तुंग द्वारा 1 अक्टूबर 1949 को बीजिंग के तियानअनमेन चौक पर, जिसको तियानमेन चौक के नाम से, तियानमेन स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं, पर लाल झंडा फहराकर चीनी जनवादी गणराज्य की अर्थात जो वर्तमान चीन है इसकी स्थापना की गई। माओ से तुंग ने चियांग काई शेक के नेतृत्व वाले समुदाय को हरा दिया जो अपने समर्थकों के साथ ताइवान चले गए। 1949 में स्थापित चीन ने मार्क्सवादी, लेनिनवादी और माओ की मिश्रित नीति को अपनाया, जिसे माओवाद के नाम से जानते हैं। माओ से तुंग की मृत्यु 1976 में मृत्यु के बाद देन जियाओपिंग सत्ता में आए, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे।
इस कारण कल्चरल रिवॉल्यूशन के दौरान कई बार इन पर हमले भी हो। अब उपयुक्त में से सही कूट का आपको क्या करना है, चयन करना है। तो अगर सही कथनों का आप चयन करेंगे तो आपको पता चला होगा इस टॉपिक को, तियानमेन स्क्वायर चौक की घटना को, वीडियो को देखा होगा, सभी कथन क्या हैं, सही हैं। इस तरह से सही बात है, 1 अक्टूबर 1949 को माओ से तुंग ने तियानमेन स्क्वायर पर जो है कि लाल झंडा अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा फहराया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मार्क्सवाद, लेनिनवाद और अपनी जो माओ की आइडियोलॉजी थी उसको मिश्रित करके इन्होंने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। कल्चरल रिवॉल्यूशन का जो दौर आता है तो देन जियाओपिंग के ऊपर भी हमले होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और यह जो थे देन जियाओपिंग जो है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे और इसी के कारण इनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी, ये बिल्कुल सही था। तो स्टूडेंट, ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपने इसको सॉल्व किया होगा। आप मुझे बताइएगा प्रश्न इजी तो नहीं है, अगर इजी होंगे तो और कठिन कर सकते हैं, हालांकि मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक कठिन ही प्रश्न थे। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।